गुड आफ्टरनून बेटा। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन सर्कुलेशन से रिलेटेड चीज़ें, और कुछ हमने आपको ह्यूमन या रेस्पायरेशन से हमने कुछ टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने रेस्पायरेशन के बारे में बताया था कि और हाउ मैनी स्टेप बाय विच द ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन मीन्स हमने सेलुलर रेस्पायरेशन की बात किया था। एरोबिक एनएरोबिक रेस्पायरेशन की बात हमने डिस्कस किया था, और फर्मेंटेशन क्या होता है और कैसे कोई सेल एनर्जी का प्रोडक्शन करती है उसके बारे में हमने आपको बताया था। और कुछ उससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन या एक क्वेश्चन सीरीज आपको हमने दिया है। हम आते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा नॉन कॉर्डेट्स में और कॉर्डेट्स की बात आप बताते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स में इन केस ऑफ प्रोटोजोआ वेयर नो एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ओनली बाय द ऑस्मो या बाय ऑस्मो रेगुलेशन where exchange of the CO2 and O2 at the water surface across the plasma lemma proceed the rate of respiration. Next in case of the porifera, वहाँ पर भी ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा यूँ कह लीजिए कि जब कैनॉल सिस्टम के द्वारा वाटर इंटर करता है स्पॉन्जियो सेल में, तो वहाँ पे भी वाटर से ही CO2 और O2 का एक्सचेंज हो जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा नडेरिया में चलते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रा क्या होता है कि अपने को इन्वर्ट कर लेता है और अपने पीडल साइड के द्वारा वो CO2 का एक्सचेंज कर देता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के सारे एनिमल्स क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं विच डू नॉट रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फर्दर इन केस ऑफ द एनिलिडा where osmosis where respiration occur at general body surface, तो वहाँ पे बॉडी सरफेस पर ही हो जाता है, वहाँ पर भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको नहीं मिलेगा। फिर हम आते हैं इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइकिया। इन केस ऑफ कॉकरोच बुक लंग्स BOOK book lungs found into the scorpion, their lungs as like the open book, so it is known book lungs. In case of echinodermata where tube, feet, tendon and body are present by which water are circulate all over the arm, so respiration are occur by the general body surface. अब आते हैं इन केस ऑफ फिशेस में, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में, तो वहाँ पे हमने आपको डिस्कस किया या आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि उसमें गिल्स पाए जाते हैं। हमने एक फाइलम लेफ्ट कर दिया मोलस्का। मोलस्का में गिल्स होते हैं, ब्रैंकिया होती हैं। वहाँ पे दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन और एक टेनेडिया रेस्पिरेशन। ओके, अब आप कॉर्डेट्स में आते हैं या वर्टिब्रेट में, तो फिशेस में क्या होता है कि जनरली गिल्स होते हैं। एम्फीबिया में रेस्पिरेशन 3 मेथड के द्वारा होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बाई लंग्स रेस्पिरेशन और बाई गिल्स रेस्पिरेशन, क्योंकि वह एम्फीबिया है, देयर हैबिट आर बोथ लैंड एंड वाटर। इन केस ऑफ रेप्टाइल्स दे कंटेन द ओनली लंग्स टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। इन बर्ड also they contain the lungs but they do not contain alveoli, they contain air sac, वहाँ पे air sac होते हैं in place of the alveoli, but in case of mammalia they contain the diaphragmic lungs which are encaged into the thoracic cavity। तो एक thoracic cage होता है जिसको हम रिब्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ एक चेस्ट माने हार्ट को और लंग्स को और लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए केज बनता है रिब्स का। तो इसमें इस सामने वाली जो रिब्स होती है उसको बोलते हैं सेंट्रम या जेफिस्टर्नम। इससे रिब्स निकलकर पीछे की तरफ आती है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये रिब्स आके ऐसे ज्वाइन होती है। तो 12 रिब्स लेफ़्ट साइड, 12 रिब्स राइट साइड होती हैं, जिसमें से 11 और 12 नंबर की रिब्स क्या होती हैं, वो फ्री होती हैं, इसलिए उनको पल्सेटिंग रिब्स हम कहते हैं। ओके, अब इन केस ऑफ ह्यूमन द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में नेजल कैविटी और नोज आल्सो एक्ट एज द एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बाय विच वी
इंस्पायर द ऑक्सीजन और एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो नेजल कैविटी और नोज, इसके बाद विंड पाइप, ट्रैकिया, लंग्स, एलोलाई। और एलोलाई किसी भी ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गेन्स का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। विदाउट एलोलाई ह्यूमन कैन नॉट रिस्पायर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब स्टार्ट करते हैं तो ये थ्रोट का रीजन है। तो थ्रोट्स में ये जाके कनेक्ट होता है। थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये ह्यूमन नोज से एक ट्यूब आती है और एक यहाँ पे कनेक्ट होता है हमारे माउथ से। तो जब दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है और यहीं पे क्या होता है कि कभी कभी हम ओरल रेस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ से एयर जाती है। यहीं पर आपको एक टॉन्सिल होती है जो एलिमेंट्री कैनाल और विंड पाइप को कवर करती है। तो ऑक्सीजन आपको नोज के द्वारा भी जा सकती है, ऑक्सीजन हम माउथ के द्वारा भी ले जाते हैं। इसको कहते हैं विंड पाइप। विंड पाइप की जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है, दे कंपोज ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू इन विच डस्ट सेल आर प्रेजेंट। तो जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, इस पे सीलिया होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं डस्ट सेल। तो डस्ट सेल इज ए काइंड ऑफ फाइगोसाइटिक सेल। ड्यूरिंग ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन, by help of the air, some dust molecule enter into the our windpipe. They are collected by the cilia, they are collected by the dust cell, and they are regret to outside of the body by the during the coughing or sneezing. Okay, तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर चीफ ऑर्गन्स में होंगे। तो ये ओरल रेस्पिरेशन या तो आप माउथ के द्वारा रेस्पिरेशन कर सकते हैं या ये नेजल कैविटी के द्वारा होगा। हमने कहा कि इस पे स्पेशल सीलिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि जो डस्ट जाती है एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, उस डस्ट को कलेक्ट करती हैं और आगे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी एपीग्लॉटिस। और एपीग्लॉटिस में यहीं पर दिस इज द एच शेप स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर आर फाउंड नोन एज द क्रेकायड कार्टिलेज। इसी में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड होती हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। इसी में ओकल बॉक्स होता है। ओकल बॉक्स मीन्स लैरिंग्स विच प्रोड्यूस द वाइब्रेशन और साउंड। ओके, अब इस विंड पाइप पर कुछ सर्कुलर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द सर्कुलर रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन ट्रैकिया। और इसी ट्रैकिया को हम यहाँ पे कहें कि यह विंड पाइप है। तो ये जो ट्रैकिया है, ये आप अपने थ्रोट पर थंब रखेंगे तो ये स्लिपरी होती है, स्लिप करती है। तो ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड भी करती है एंड प्रोवाइड द पैसेज ऑफ एयर। इसके बाद ये जो विंड पाइप है ये लेफ्ट और राइट लंग्स में चली जाती है। लंग्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ से एक डायाफ्रेमिक थोरैक्सिस केज होता है जो रेप्स से बनी होती है। उस रेप्स में कॉस्टल, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं लंग्स को, हार्ट को और लीवर को। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये विंड पाइप है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम, जब विंड पाइप से स्ट्रक्चर डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइल। और ये न्यूमरस पार्ट में जो डिवाइड हो जाती है इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। ईच ब्रोंकियोल कंटेन द वेरियस बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एल्वोलाई। तो एल्वोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लंग्स which help in the storage of air during breathing। तो ये ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके बाद बेटा इसमें ब्रीथिंग आते हैं, ब्रीथिंग इन ह्यूमन। तो ब्रीथिंग इज ए काइंड ऑफ फिजिकल फेनामेना इन विच एक्सचेंज ऑफ एयर एंड CO2 फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से एयर को लेते हैं
और उस एयर को आउटर इन्वायरमेंट से हम एक्सचेंज करते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ द CO2। तो ब्रीथिंग में जो मेजर रोल प्ले करता है उसमें थोरैक्सिस केज मेजर रोल प्ले करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में मैंने पहले बताया कि वो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन लंग्स, ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन लीवर को। तो जब ह्यूमन लंग्स में एयर आके फिल होती है तो ये क्या करते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ द कोस्टल और इंटरकोस्टल मसल्स द थोरैक्सिस केज आर पुश टू द अपसाइड। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, आप एयर जब फिल करते हैं तो आपका थोरैक्सिस केज का वॉल्यूम या डायमीटर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जब आप एक्सपायरेशन करते हैं तो आपके जो चेस्ट या जो आपका थोरैक्सिस केज है उसका वॉल्यूम या उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, कम होती है। तो ब्रीथिंग में 2 स्टेप है। एक है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो एयर है ये इंटर करती है नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के द्वारा ये जाती है नेजल पैसेज से होते हुए ये विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप और ट्रैकिया से ये होते हुए इंटर करती है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से ये निकलकर ये जाती है बेटा ब्रोंकियोल में, और ये ब्रोंकियोल से निकलकर चली जाती है एल्वोलाई में। जैसे जैसे एल्वोलाई में जाती है यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ lungs and increase the diameter of thoracic cavity या thoracic ridges या thoracic rib। तो ये इंस्पायरेशन है जिसका कनेक्शन इन्वायरमेंट से होता है। मैंने पहले बताया कि ब्रीथिंग में क्या होता है कि इट अकर एट ऑर्गेन्स लेवल, रेस्पायरेशन अकर एट द सेल लेवल। इन ब्रीथिंग नो एक्सचेंज ऑफ या नो फॉर्मेशन ऑफ ATP या जस्ट लाइक द एनर्जी, बट इन केस ऑफ रेस्पायरेशन फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। इन ब्रीथिंग नो एनी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द केमिकल कंपाउंड, बट रेस्पायरेशन में बर्निंग ऑफ ग्लूकोज होता है जो हमारे टिश्यू सिस्टम में होते हैं। तो ये होता है कि हम इन्वायरमेंटल एयर को बाय नेजल पैसेज बाय नॉस्ट्रिल के द्वारा क्या करते हैं, उसको इंटर करते हैं, और वो नेजल कैविटी और नेजल पैसेज से होते हुए विंड पाइप ट्रैकिया के द्वारा ये ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंकियोल में जाती है, और ब्रोंकियोल से होकर आती है एल्वोलाई में। और एल्वोलाई में जब एयर आके फिल होती है तो वहाँ का जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण थोरैक्सिस रिजेस क्या होती हैं या कैविटी क्या होती है, उनकी सरफेस एरिया, उनका डायमीटर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये हो गया इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन में दूसरा स्टेप इसमें पहला आता है गैसियस एक्सचेंज। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज क्या है, ये लंग्स की एरिया है, तो इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होगा, माने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर हाई। ओके, अब इसी के साथ साथ अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है तो आपने पढ़ा है कि एक हमने आपको टाइप ऑफ सर्कुलेशन बताया था, एक होता पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है कि सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर यहाँ पे आई रहती है, और उसमें क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आर हाई। ठीक है, अब क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज में एक तो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है कि ये इसके द्वारा भी इनका मोमेंट हो,
हो सकता है। और एक है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो भी डिपेंड करता है कि इसका एक्सचेंज कैसे होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो लंग्स है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स और पल्मोनरी के द्वारा लाए गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन यहाँ हाई है, यहाँ लो है, तो डी टू द डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ मेम्ब्रेन है तो सिंपल ऑस्मोसिस बोलते हैं, तो सारे के सारे जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो लंग्स से निकलकर चले जाते हैं ब्लड में, और ब्लड की सारी जो CO2 है दे आर ट्रांसपोर्ट इनसाइड ह्यूमन ब्लड। ओके, तो ये गैसियस एक्सचेंज है और ये बाई सिंपल ऑस्मोसिस होता है, या इसको हम सिंपल डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि ड्यू टू द पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 and CO2 cause the exchange of the O2 and CO2 in between the lungs and the blood cells. Okay. सेकंड है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ह्यूमन ब्लड में एक ब्लड रेस्पिरेटरी फ्रेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। कई टाइप के होते हैं लेकिन ह्यूमन में हीमोग्लोबिन होता है। कुछ एनिमल में हीमोसाइनिन होते हैं, कुछ एनिमल में हीमो एरेथ्रिन होता है, कुछ एनिमल में क्लोरोक्यूरिन होता है। तो ये अलग अलग पिगमेंट देते हैं, अलग अलग उनका जो कलर आता है। कुछ में वैनेडियम होता है, जैसे हीमोसाइनिन जिसमें होगा उसका ब्लड ब्लू कलर का होगा, हीमो एरेथ्रिन उनका ब्लड वाइट कलर का होगा, क्लोरोक्यूरिन इनका ब्लड होगा ये ग्रीन कलर का होगा, जो जिसमें वैनेडियम होगा उसमें अधिकतर उनका ब्लड जो है ब्लैक कलर का होगा। इट इज डिपेंड अपॉन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो ह्यूमन में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और इसमें ग्लोबिन अमीनो एसिड ये के मॉलिक्यूल इससे क्रॉस लिंक होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इससे आकर क्रॉस लिंक कर जाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इसमें आयरन है, और आयरन Fe3 में कम रेड होता, Fe4 में ज़्यादा रेडिश कलर का होता, Fe में होगा तो ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन डेथ के बाद जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बंद हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है या कंसंट्रेशन, तो जो आयरन है वह एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह जाती है, तो धीरे धीरे ह्यूमन का जो ब्लड है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन आई है ब्लड में और हीमोग्लोबिन है आरबीसी के साथ, वो भी ब्लड में है। अब क्या होता है कि ये रिएक्ट करता बनाता HbO2, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, कहा जाता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसका रीजन है, इसको हम बोहर इफेक्ट से दिखाते हैं। जैसे द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो जब आप ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे दिखा दें ppm में, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि
इसकी ये ऑक्सीजन की कंजप्शन रेट घट जाएगी। उसका रीज़न ये होगा कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ेगा तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा और वहाँ पे जो CO2 वो हाई अमाउंट में होगी। जब ये CO2 हाई अमाउंट में होगी तो इसके दौरान निकलने वाला वाटर इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा बाइकार्बोनिक एसिड। ये बाइकार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा 2H+CO3-। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये कंपीट कर देगा ऑक्सीजन की एफिनिटी पावर को। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब यह हुआ कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन to hemoglobin depend upon temperature, H plus concentration and CO2। ठीक है, तो ये फैक्टर हैं। क्या हुआ? ठीक है बेटा, तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, डिपेंड करती है O2 कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे। तो कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जैसे जैसे कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे HbO2 प्लस ट्वाइस Hb ये कन्वर्ट होगा Hb3O2 और Hb3O2 प्लस O2 इक्वल टू Hb3O4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जनरली 1 आयरन मॉलिक्यूल कैरी द जनरली 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करेगा कि HbO2 में जाएगा और ये HbO2 बेटा आ गई ब्लड में। अब ये जो ब्लड है, ब्लड में जो ये HbO2 है, जब ये जाएगी टिश्यू के पास तो ये वहाँ पे इसका डिसोसिएशन हो जाएगा HbO2 में, Hb रह जाएगी ब्लड में और ये टिश्यू में चली जाएगी बेटा। ठीक है, तो या अब ये टिश्यू में जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन करती है। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। इसके बाद इसमें है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब वहाँ पे देखिएगा जो ग्लूकोज है टिश्यू में, वहाँ पे ऑक्सीजन गई है तो ये ब्रेक डाउन करेगी ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे रिलीज होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। अब क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ब्लड सेल में है, टिश्यू के द्वारा जो CO2 आई है उससे ये कंबाइन होगी, ये बनाएगी HbCO2 दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, फिर इस HbCO2 ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी लंग्स में अप्रॉक्सीमेट 70%। ठीक है, वहाँ पे इसका डिसोसिएशन होगा तो बनाएंगे Hb, ये ब्लड में रह जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ये चली जाएगी लंग्स में और लंग्स के द्वारा ये एक्सपायरेशन के द्वारा बॉडी से बाहर डिफ्यूज हो जाएगी। तो केवल रेस्ट ऑफ 20 to 30% जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो अभी भी बॉडी में है, उसको भी बाहर जाना है। तो ज़रा देखिएगा वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। इसको बोलते हैं Cl- शिफ्ट
या इसी को हाइमबर्ग शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इनका ये मानना है कि ये सिस्टम है प्लाज्मा का और ये सिस्टम है आरबीसी या एरेथ्रोसाइट का। तो जब यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे आती है CO2 प्लस H2O। यहाँ पे ये बनाता H2CO3। H2CO3 इज ए काइंड ऑफ वीक एसिड। ठीक है, अब ये इजली डिसोसिएट हो जाती है, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं H प्लस HCO3 माइनस। यह एक वीक बेस है, या CO3 का भी डिसोसिएशन होगा तो यह H प्लस CO3 माइनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आरबीसी में क्या है कि यहाँ पे Na प्लस K प्लस कुछ यहाँ पे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ यहाँ पे क्लोराइड आयन है। तो ये आरबीसी का है। क्लोराइड आयन शिफ्ट में क्या होगा, जैसे कहा गया कि जो अगर पोटेशियम की बात किया जाए कि K प्लस HbO2, तो ये क्या होता है कि बनाता KHbO2। ठीक है, अब पोटेशियम आयन अगर डिसोसिएट करता अपने को तो ये KHbO2, तो ये ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी, बनाएगा KHb। अब KHb के साथ डिसोसिएट होगा तो K प्लस और Hb आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो K प्लस आया, यहाँ पे K प्लस यहाँ पे फिर HbCO3 के साथ आ रहा है, देखिएगा ये बना रहा KbSCO3। अब KHb है, CO3 माइनस, अगर ये डिसोसिएट होता तो K प्लस HbCO3 माइनस। अब ये जो HbCO3 माइनस है, अगर ये Na प्लस के साथ चली जाए तो क्या बनेगा, NaCO3 वाइज NaCO3 बनाएगा और प्लस Hb आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि करा कि क्लोराइड आयन को शिफ्ट करना चाह रहा है, तो कोई भी अगर कैटायन अगर जाएगा आरबीसी में तो कैटायन ही प्लाज्मा में जाएगा, एनायन है तो एनायन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि CO3 का बाहर जाना है, या आप इसको ले जाएंगे, आपको हाइड्रोजन आयन यही क्या करता है कि बाइंडिंग कैपेसिटी को कंपीट करता। मैंने कहा था कि pH, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ O2 ये ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर CO3 माइनस बाहर गया है तो एक नेगेटिव आयन बाहर जा रहा है तो एक Cl माइनस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ क्लोराइड आयन शिफ्ट, या इसी को कहा जाता है हाइमबर्ग शिफ्ट। ठीक है, तो ये बेटा ओवरऑल कैलकुलेशन है कि रेस्पायरेशन में कैसे जो है ट्रांसपोर्ट CO2 का या O2 का होता है। कुछ चीज़ें हैं, नोट कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ज़्यादा डिटेल नहीं है। एक है टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी एयर वॉल्यूम, एक है इंस्पायरेटरी एयर वॉल्यूम, एक है रेजिडुअल एयर वॉल्यूम, और एक बेटा इसमें होगा डेड एयर वॉल्यूम, फंक्शनल एयर कैपेसिटी CAPACITY कैपेसिटी ऑफ लंग्स, और एक है टोटल एयर
ठीक है। ये वॉल्यूम्स ऑफ लंग्स हैं। तो ये इसके साथ आपका लगभग लाइव प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम आपको स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर आपके आगे है, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसका एक टेस्ट मॉड्यूल हम आपको संडे को आप सेंड करेंगे, जो ओवरऑल एक पीरियोडिक टेस्ट ऑफलाइन होगा। तो इसको आप पढ़ते रहिएगा। हम आपको हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में कैसे प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल में रिप्रोडक्शन किस टाइप के होते हैं, या तो ये शुरू करेंगे या तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके, थैंक यू।